मैं अपने आप को समेटे फ्लैट को आगे से नीचे खिसकाए स्विमिंग पूल के पिछले दरवाजे की तरफ चला। मैं झाड़ियों की दीवार के साथ साथ चल रहा था। आगे घास के कीते की छोटी सी चढ़ाई थी। मुझे ऊपर जेली सड़क पर एक छोटी सी आग कार खड़ी दिखाई दी। मैं लंबे लंबे डग भरता कार के पास आया तो अंदर बैठे ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। मैं कार में घुस गया। मेरे अंदर दाखिल होते ही कार का इंजन स्टार्ट हुआ और वह सड़क पर एक तरफ को चल पड़ी। इसकी रफ्तार तेज़ से तेज़ होने लगी। सड़क से हटकर जगह जगह छोटे छोटे कॉटेज नुमा मकान बने थे जिनमें रोशनियां हो रही थी। जो शख्स कार चला रहा था इसने गोल सी टोपी पहन रखी थी। जिस्म जैकेट में छुपा हुआ था। इसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। मैं पिछली सीट में कदरे धंस कर इस तरह बैठा था कि पीछे से मेरा सर दिखाई न दे रहा था। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती एक हाईवे पर आ गई। यहाँ गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी से आ जा रही थी। हाईवे पर कुछ देर तक चलने के बाद मेरे ड्राइवर ने इसे बाएं जानिब दूसरी लाइन पर उतार दिया। फिर आखिरी लाइन में आ गया। मैं समझ गया कि वो बाएं तरफ मुड़ने वाला है और फिर 2-3 मील आगे जाकर कार बाएं जानिब मुड़ गई। मैंने सर घुमाकर शीशे में से देखा तो कोई गाड़ी हमारे ताक़ुब में नहीं आ रही। मुझे कदरे इत्मीनान हुआ। कार इस वक्त ऊंचे ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक वीरान सड़क पर दौड़े चले जा रही थी। यहाँ अंधेरा था। ड्राइवर ने गाड़ी की बत्तियां बुझा रखी थी। गाड़ी एक नशीब में कच्चे रास्ते में कंकरियां उड़ाती दौड़ी चली जा रही थी कि अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। मैं उछल कर अगली सीट की पुश्ते से जा टकराया। ड्राइवर घबराई हुई आवाज़ में बोला, उतर कर भागो। ये कहते ही दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर बाहर निकला ही था कि तड़ाके की आवाज़ के साथ दरख्तों में से गोली आकर ड्राइवर को लगी और वो वहीं ढेर हो गए। मैंने दूसरी साइड का दरवाज़ा खोलकर अपने आप को बाहर गिरा दिया। फिर अंधेरे में उठकर दरख्तों की तरफ भागा। ऐन इस वक्त मेरा जिस्म टॉर्च की रोशनियों में नहा गया और चारों आदमी दरख्तों के पीछे से छलांगे लगाकर मेरे सर पर पहुंच गए। उन्होंने आते ही मुझे इस तरह दबोच लिया कि मैं कोई भी हरकत नहीं कर सकता था। इस पर मुतजाद ये कि 2 स्टेन गन्ने मेरी गर्दन से लगी हुई थी। एक आदमी ने फौरन नायलॉन की रस्सी से मेरे हाथ पीछे बांध दी। अब तक इनमें से किसी ने कोई बात नहीं की थी। इनका लिबास जैकेट जीन्स पर मुश्तमिल था। सर नंगे थे। वो मुझे खींचते हुए नीचे कच्ची सड़क पर ले आए। कार की दूसरी तरफ दरवाजे के आगे मेरे ड्राइवर की लाश औंधी पड़ी थी। अब मैंने देखा कि इन लोगों ने सड़क पर दरख्त डालकर रास्ता बंद कर दिया था। मैंने हिम्मत करके इब्रानी जुबान में एहतजाज किया कि मैं एक शरीफ शहरी हूँ, मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। 2 आदमी स्टेन गन्ने लिए आगे आगे और 2 स्टेन गन्नों वाले मेरे दाएं बाएं चल रहे थे। मेरे बाएं जाने वाले आदमी ने उल्टे हाथ का एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। मैं बौखला गया। खून खोल उठा, मगर मैं इस तमांचे का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। खून के घूंट पीकर रह गया। तमांचे की आवाज़ पर आगे वालों ने मुड़कर देखने की भी जहमत गवारा न की। इसमें से एक ने टॉर्च रोशन कर रखी थी। हम सड़क से हटकर दरख्तों में चल रहे थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर हमारा ताक़ुब किया जा रहा था और जब हमारी गाड़ी हाईवे छोड़कर बाएं जानिब के जंगल की सड़क पर उतरी थी तो ताक़ुब करने वालों ने वायरलेस पर आगे छुपे हुए इन 4 आदमियों को खबर कर दी होगी जिन्होंने सड़क पर दरख्त का तरह लुढ़का कर रास्ता बंद कर दिया और यूं हम इनके नग़े में फंस गए। मेरा ब्रीफकेस एक आदमी ने उठा रखा था। ये लोग जंगल में दरख्तों के दरमियान बने हुए लकड़ी के एक बोसीदा और वीरान मकान में ले आए। यहाँ लकड़ी के खाली फर्श के दरमियान लोहे की 3 कुर्सियाँ पड़ी थी। मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर मेरे हाथ खोल दिया गया। अगर इन्हें मालूम होता कि मैं एक तजर्बाकार कमांडो हूँ तो शायद वो ऐसा न करते, लेकिन मेरा कमांडो तजर्बा भी वहाँ मेरे काम नहीं आ सकता था क्योंकि 2 आदमी मुझ पर स्टेन गन्ने ताने मुझसे 3 कदम के फासले पर खड़े थे। छत के साथ एक तार से लटका हुआ धीमी ताकत का बल्ब पहले ही से जल रहा था। यहाँ मेरे ब्रीफकेस की तलाशी ली गई। एक जहरीला सिगार मेरे कोट के बाहर वाली जेब में था और बाकी 3 सिगार ब्रीफकेस में थे। उन्होंने ब्रीफकेस को फर्श पर उलट दिया था और एक एक शय को उलट पलट कर देख रहे थे। सिगार देखकर एक ने इसे सूंघा, दूसरे ने इब्रानी जुबान में कहा, अपना काम करो। इसने सिगार फर्श पर फेंक दिया और खाली ब्रीफकेस को ठोकर मारते हुए बोला, इसमें कुछ नहीं है। ब्रीफकेस में मेरी कारोबारी फाइल के कागजात को भी उन्होंने गौर से पढ़ा, मगर वो सारे के सारे कारोबारी खतूत थे जिन्हें बड़ी महारत से तैयार किया गया था कि बिल्कुल असली लगते थे। मेरा इसराइली पासपोर्ट मेरी जेब में था। इसे भी तलाशी के दौरान निकाल कर देखा गया। इनमें से एक आदमी की छोटी छोटी मूंछें थी। वो स्टेनगन कांधे पर रखे गर्दन टेढ़ी करके मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। बाकी तीनों इससे ऑर्डर लेते थे। मेरी जेब वाला सिगार भी बाहर निकाल कर देखा गया और इसे भी फर्श पर फेंक दिया गया। मैंने सिगारों की तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी कि कहीं इन्हें कोई शक न पड़ जाए। शक्ल सूरत से ये दहशतगर्द लगते थे। मैंने अपने चेहरे पर बड़ी मासूमियत तारी कर रखी थी, जैसे मेरे साथ सरासर ज्यादती हो रही है। मैंने छोटी छोटी मूंछों वाले की तरफ देखकर वजाहती अंदाज में कहा कि आप लोगों को गलत फहमी हुई है।
मेरा ताल्लुक किसी जराइम पेशा गिरोह से नहीं है, इस पर इस आदमी ने एक सेकंड के अंदर अंदर स्टेन गन का रुख मेरी तरफ कर दिया और गैज़ो गज़ब से लरसती हुई आवाज़ में अरबी में कहा, काश मैं तुम्हें इसी वक्त शूट कर सकता, लेकिन मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। तुम कौन हो, हमें इसकी अच्छी तरह खबर है। फिर इसने अपना पाँव मेरी कुर्सी के बाजू पर रख दिया और मेरी तरफ झुक गया और इब्रानी में बोला, मैं जानता हूँ तुम अरबी के अलावा इब्रानी भी रवानी से बोल लेते हो। तुम्हारा इंतखाब भी इसीलिए किया गया है, मगर जिन लोगों ने तुम्हें मौत के मुंह में भेजा है वो ये भूल गए थे कि इसराइली इंटेलिजेंस का जाल मिस्र से लेकर इराक, शाम और उर्दन तक फैला हुआ है। मैं तुम्हें एक बड़ा ही मुफीद मशवरा दूंगा। अभी हमारे अफसर तुमसे पूछगछ करने यहाँ आ रहे हैं। अगर तुम साफ साफ इन लोगों के नाम बता दो जो इसराइल में हमारे खिलाफ खुफिया सरगर्मी कर रहे हैं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मिस्र की सरहद अपनी हिफाजत में पार करा दी जाएगी। मैंने कोई जवाब न दिया, अपना सर झुका लिया। इसने स्टेन गन की नाल से मेरी ठोड़ी ऊपर करके कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने आहिस्ता से इब्रानी ज़ुबान में कहा कि मैं किसी मुल्क का जासूस नहीं हूँ, बल्कि इसराइल का एक शरीफ शहरी हूँ और मेरा नाम डेविड ऑर्वन है। और मैं एक और सन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा और मैं जवाबी हमला करते करते रुक गया। मुझे आज भी याद है कि मैंने इस वक्त इंतहाई ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा किया था। मेरे हाथ खुले थे, मैं कम से कम इस छोटी मूंछों वाली यहूदी दहशतगर्द को ज़रूर हल्का कर सकता था, लेकिन इसके बाद मेरी मौत भी यकीनी थी। चुनाचा मैं एक बार फिर खून के घूंट पी कर रह गया। मूंछों वाले यहूदी ने अपने साथियों को साथ लिया और गैराज जुमा कमरे के बड़े दरवाजे में जाकर इनसे आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगा। मैं इनकी गुफ्तगू समझ न सका। फ़ौरन ही मुझे रस्सी की मदद से कुर्सी के साथ जकड़ दिया गया। 3 आदमी चले गए। इनमें से एक अधखुले दरवाजे में बैठ गया और सिगरेट के कश लगाने लगा। थोड़ी देर बाद बाहर सन्नाटा हो गया। ये इसराइली सीक्रेट सर्विस के आदमी थे। उन्हें किसी न किसी तरह मेरे बारे में मुखबरी कर दी गई थी। मैं इनकी गिरफ्त में आ गया था। थोड़ी देर बाद इनके आला अफसर मुझसे पूछगछ करने आने वाले थे। जाहिर था कि अगर मैं कुछ बताता या नहीं बताता तो भी ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी मौत यकीनी थी। यही एक मौका था कि मैं अगर होशियारी से काम लूँ तो यहाँ से फरार हो सकता था। मैंने अपने पहरेदार इसराइली दहशतगर्द की तरफ देखा। अधखुले दरवाजे के बाहर रात की तारीकी फैली हुई थी। इसराइली दहशतगर्द अपनी स्टेन गन गोद में रखे दरवाजे से टीक लगाए बैठा बड़े मज़े से सिगरेट पी रहा था। मौत लम्हा बलम्हा मेरे करीब आ रही थी। मैंने एक्शन शुरू कर दिया और दहशतगर्द की तरफ मुखातिब होकर इब्रानी में कहा, मेरे दोस्त, मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन मेरा राज खुल गया है। मुझे अपनी ज़िंदगी की उम्मीद नहीं रही। मेरी एक ही इकलौती बेटी है, मेरे बाद इसका कोई सहारा नहीं होगा। दहशतगर्द ने बाहर थूकते हुए गुस्से में कहा, खामोश बैठ रहो। अब मैंने तुर्क का पत्ता फेंका। मैंने मिन्नत करते हुए कहा, मेरे भाई, अगर तुम मेरे मरने के बाद मेरे 2 लाख अमेरिकी डॉलरों में से 1 लाख डॉलर किसी तरह मेरी बेटी को पहुंचा दो तो मैं बाकी 1 लाख डॉलर खुशी से तुम्हें दे दूंगा। अमेरिकी डॉलरों का नाम सुनकर दहशतगर्द ने घूमकर मेरी तरफ देखा और देखता ही रह गए। मैंने फ़ौरन कहा, हाँ मेरे भाई, यकीन करो, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा। मेरे मरने के बाद जब तुम खुद मेरी बताई हुई खुफिया जगह पर जाकर ब्रीफकेस को ज़मीन से खोद निकालोगे तो तुम्हें इसमें रखे हुए ये 2 लाख डॉलर हर 100 डॉलर के अमेरिकी नोटों की शक्ल में मिलेंगे। मैं तो मर चुका हूँ, मैं तुमसे झूठ बोलकर क्या कर लूँगा। इसने सिगरेट बाहर फेंका और स्टेन गन हाथ में लिए मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने इसी आजिज़ाना लहजे में इसकी विनत की कि तुम्हें तौरात की कसम है, मुझसे वादा करो कि 2 लाख डॉलरों में से 1 लाख मेरी बेटी को पहुंचा दोगे। फिर मैं अदाकारी करते हुए आंखों में आंसू भर लाया और अपनी फर्जी बेटी को याद करके 2-3 सिसकियाँ भरी। दहशतगर्द ने मुझे गाली देकर कहा, ये बकवास बंद करो, बताओ डॉलर तुमने किस जगह पर रखे हैं। मैंने कहा, वादा करते हो कि मेरी बेटी को 1 लाख डॉलर ज़रूर दे दोगे। जवाब देने के बजाय वो लंबे लंबे डग बरतार दरवाजे तक गया। झांक कर इधर उधर देखा, फिर तेज़ी से मेरे पास आया और बोला, अब मैं वादा करता हूँ, लेकिन पहले मुझे वो जगह बताओ जहाँ तुमने डॉलर छुपा रखे। मैंने एक ठंडा सांस भरा और बोला, मुझे कागज़ पेंसिल कहीं सला दो, मैं तुम्हें कागज़ पर नक्शा बना कर देता हूँ जहाँ 2 लाख डॉलर चट्टान के नीचे दफन है। इसने मेरा सीधा हाथ रस्सी से निकाल दिया और जेब से एक छोटी सी नोटबुक मेरे सामने रख दी। इसके साथ एक नन्ही सी पेंसिल भी लटक रही थी। मैंने नोटबुक को खोला और दहशतगर्द की तरफ देखा। मेरे भाई, मैंने शाम से कोई सिगार नहीं पिया, मुझे सिगार का नशा है। वो सामने फर्श पर मेरे सिगार पड़े हैं, इनमें से एक सिगार पीने की इजाज़त दो ताकि मैं ताज़ा दिमाग होकर तुम्हें नक्शा बना कर दे सकूं। दहशतगर्द को भला इस पर क्या एतराज़ हो सकता था, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था कि जिस सिगार को वो महज एक बेज़रर सिगार समझ रहा है, हकीकत में वो इसकी मौत का परवाना है। इसे इस तरफ से इत्मीनान था कि मैं भाग कर कहीं नहीं जा सकता। इसे ये भी मालूम था कि मेरी मौत यकीनी है और हो सकता है कि मैं वाकई मरने से पहले अपनी जमा पूंजी अपनी बेटी के हवाले करना चाहता हूँ। इसको गुस्सा मेरी इस हरकत पर आ रहा था कि मैं देर कर रहा था। इसने फर्श से सिगार उठाकर मेरे मुंह में ठोंस दिया और जेब से माचिस निकाल कर बोला,
एक बात का ख्याल रखना, अगर तुमने किसी दूसरे अफसर से इस बात का जिक्र किया तो किसी को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आएगा और तुम्हारा बनाया हुआ ये नक्शा मैं थोड़ी देर बाद ही ज़ाया कर दूंगा। लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को 1 सेंट भी नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी बेटी को अगवा करके बुर्दा फरोशों के हाथ बेच दूंगा। सिगार मेरे मुंह में था। इस दहशतगर्द की मौत का सिग्नल डाउन हो चुका था। मैंने बस इतना ही कहा कि मैं दूसरे से इसका जिक्र करके अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। दहशतगर्द ने माचिस जलाकर मेरा सिगार सुलगा दिया। वो मुझसे 1 कदम के फासले पर खड़ा था। वो मेरे सिगार की जहरीली फुहार के बराह रास्त जद भी नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी सिगार के 3 कश लिए। चौथे कश के बाद सिगार के अंदर कैप्सूल में भरा हुआ जहर हरकत में आने वाला था। मैंने दहशतगर्द से कहा, मेरे करीब आ जाओ ताकि मैं नक्शा बनाते हुए तुम्हें समझाता भी जाऊं। डॉलरों की लालच ने इसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। मेरी तरफ से इसे वैसे इत्मीनान भी था, क्योंकि मैं तो सिवाय एक बाजू के सारे का सारा रस्सियों से बंधा हुआ था। दूसरा निहत्था भी था और तीसरा स्टेन गन इसके पास मौजूद थी। वो मेरे करीब हो गया। अब इसकी पोजीशन ये थी कि वो पंजों के बल मेरी कुर्सी के पहलू में बैठा था और इसका चेहरा नोटबुक पर था जो मैंने अपने घुटने पर रखी हुई थी। इसने चिल्लाकर कहा, ये सिगार अब मुझे पकड़ाओ और नक्शा बनाओ नोटबुक पर। मैं भला सिगार इसे दे सकता था। इसकी समाजत करते हुए कहा, बस 1 कश लगा लूँ। मैंने चौथा कश लगाया। मुंह से धुआं निकालते हुए सिगार का रुख दहशतगर्द की तरफ कर दिया और बोला, अब तुम सिगार ले सकते हो। इसने हाथ बढ़ाया ही था कि मैंने सिगार को दरमियान से दबा दिया। सिगार के अंदर तंबाकू के पत्तों में लिपटे हुए साइनाइड के जहरीले महलूल के कैप्सूल पर दबाव पड़ा तो सिगार में से नजर न आने वाली मोहलिक फुहार निकलकर दहशतगर्द के चेहरे पर पड़ी। जहरीले सिगार के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये KGB की खास ऐजाद है और मेरे पास सीक्रेट सर्विस के जराये से पहुंचे थे। इनमें आला तरीन टेक्नोलॉजी महारत से एक कैप्सूल बंद होता है। इस कैप्सूल में साइनाइड जहर का महलूल भरा होता है जो दुनिया का तेज तरीन, मोहलिक तरीन और इंतहाई सरीउल असर जहर है। सिगार की हल्की सी आंच लगने के बाद जब इसे दरमियान से दबाया जाता है तो इसमें से जहरीली फुहार निकलकर सामने खड़े आदमी पर पड़ती। इस जहर को इस तरीके से ब्लेंड किया गया था कि कपड़ों में से जिस्म के मसामों में घुसकर इंसान के जिस्म को मफलूज कर देता है। इंसान सेकंड्स के 1000वें हिस्से में मर जाता है। और सबसे अनोखी बात यह थी कि दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी पोस्टमार्टम के बाद सिवाय इसके किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता कि मौत हरकत कलब बंद होने से वाज़ेह हुई है। चुनाचा जब मेरे हाथ में पकड़े सिगार से साइनाइड जहर की फुहार इसराइली दहशतगर्द के चेहरे पर पड़ी तो वो पंजों के बल बैठे बैठे दूसरी तरफ झोल कर गिर गया। वो मर चुका था। मैंने जलते हुए सिगार की मदद से दूसरे बाजू की रस्सी को जला डाला। फिर सिगार को कुर्सी के हत्थे से रगड़ कर बुझाया। इसे जेब में डाला और टांगों की रस्सियां खोल डाली। अब मैं आज़ाद था। तेजी से उठकर फर्श पर बिखरे हुए बाकी 3 सिगार और लाइटर उठाए। कारोबारी कागजात की फाइल को दूसरे कपड़ों के साथ रखकर लाइटर से आग लगाई और दहशतगर्द की जेब की तलाशी ली। बटुए में 50 इसराइली डॉलर थे। मैंने इन्हें अपनी जेब में रख लिया। मेरे फाइल के कागजात और कपड़े वगैरह जलने लगे थे। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि दहशतगर्द की स्टेन गन अपने साथ ले जाता। मैं छलांग लगाकर इस बोसीदा गैराज नुमा मकान से बाहर निकला और दरख्तों के अंधेरे में इस तरफ दौड़ने लगा जिधर से ये लोग मुझे अगवा करके लाए थे। दरख्तों में अंधेरा था। मैं ढलान के गड़ों को फलांगता आन की आन में इस सड़क पर पहुंच गया जहां स्याह गाड़ी के पास मेरे ड्राइवर की लाश वैसी की वैसी पड़ी थी। मैंने वापस हाईवे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। एक अजीब किस्म की बेबसी और अजनबियत का एहसास हो रहा था। भागा भी जा रहा था और सोच भी रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये शहर ना सिर्फ ये कि मेरा बड़ा दुश्मन है बल्कि मेरे लिए अजनबी भी था। सलमी के पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ना जाने वो किस हालत में होगी। ऐन मुमकिन था कि इसराइली पुलिस इसे भी गिरफ्तार करके ले जा चुकी होगी। ये भी मुमकिन था कि इसे दुकान के अंदर ही हलाक कर दिया गया होगा। बहरहाल मैं वहाँ नहीं जा सकता था। इस शहर में मेरा कोई मददगार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। जंगल की इस वीरान सड़क से निकलकर हाईवे के करीब आया तो एक जगह छुप कर बैठ गया कि ज़रा दम ले लूँ। अगरचे सादिया ने मुझे फ़ोन ना करने की हिदायत की थी लेकिन यह इमरजेंसी था। मैंने यही फैसला किया कि हाईवे पर कोई टेलीफोन बूथ ढूंढ कर इसे यरूशलेम फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास मेरा पासपोर्ट, इसराइली शनाख्ती कार्ड भी मौजूद था। मुझे बताया गया था कि अगर कभी इसराइल में किसी हाईवे के बोर्ड से ट्रंक कॉल करनी पड़ जाए तो इसका तरीक़ेकार क्या है। मैं ज़्यादा देर इस इलाके में नहीं रहना चाहता था। मैं उठकर हाईवे पर आकर खड़ा हो गया। जिस तरफ मैं आया था इधर से किसी वक्त कोई गाड़ी या बड़ा ट्रक आ जाता था। मैं अंगूठे से आगे की तरफ इशारा करने लगा। इसका मतलब था कि मुझे लिफ्ट की ज़रूरत है। कई गाड़ियाँ मुझे नाउमीद करती गुजर गई। आखिर एक वैगन सड़क से उतर कर रुक गई। मैं दौड़कर आगे गया। ड्राइविंग सीट पर एक बूढ़ा बैठा था। इसने सर बाहर निकाल कर इब्रानी में कहा, ऊपर आ जाओ। मैं शुक्रिया अदा करते हुए इसके साथ वाली सीट पर रखे प्लास्टिक के लिफाफों को एक तरफ हटाकर बैठ गया। वैगन एक बार फिर हाईवे पर चढ़ी और पूरी रफ्तार से चल पड़ी।
बूढ़े ने पूछा कि मुझे कहाँ जाना है, मैं इसे क्या बताता। मैं तो वहाँ से दूर, बहुत दूर निकल जाना चाहता था। मैंने जवाब में इसे बताया कि मेरी गाड़ी का साथ वाली रोड पर ब्रेकडाउन हो गया है और मैं आगे किसी टाउन में जाकर रात बसर करना चाहता हूँ। बूढ़े ने पूछा मुझे कहाँ जाना है, मैं इसे क्या बताता। मैं तो वहाँ से दूर, बहुत दूर निकल जाना चाहता था। मैंने जवाब में इसे बताया कि मेरी गाड़ी का साथ वाले रोड पर ब्रेकडाउन हो गया है और मैं आगे किसी टाउन में जाकर रात बसर करना चाहता हूँ। बूढ़े ने ताज्जुब से कहा, क्या तुम इस शहर में नए हो? हाँ, मैं यरूशलेम में बिजनेस करता हूँ। इसने कोई जवाब न दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, 30 किलोमीटर के बाद ब्रिज टाउन का कस्बा आता है, वहाँ तुम्हें किसी होटल में रात गुजारने को बिस्तर मिल जाएगा। फिर राजदारी से कहने लगा, होशियार रहना, ये होटल वाले मुसाफिरों को लूट लिया करते हैं। और खी खी करके खुद ही हंसने लगे। हाईवे बिल्कुल साफ थी। वैगन 80 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। करीबन आधे घंटे के बाद मुझे दूर हाईवे की एक जानिब ब्रिज टाउन कस्बे की जलती हुई बत्तियां नजर आने लगी। बूढ़े ने ब्रिज टाउन के मोड़ पर वैगन रोक दी। मैं शुक्रिया अदा करके वैगन से उतर गया। अब हाईवे बोझ से सादिया को टेलीफोन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं इसे किसी होटल से फ़ोन कर सकता था। यह तालुबैब के मॉडर्न शहर का जदीद तरीन कस्बा था। खुशनुमा इमारतें जगह जगह रोशनियों में झिलमिला रही थी। गैस स्टेशन भी बकिया नूर बना हुआ था। हाईवे से थोड़ी ही दूर अंग्रेजी के बड़े बड़े हरूफ में होटल लिखा था। ये हरूफ रोशन थे। रात के 12:15 बज रहे थे। होटल के काउंटर पर एक नौजवान यहूदी मौजूद था। $20 अदा करने पर मुझे एक छोटा सा कमरा मिल गया जिसमें सिर्फ एक बिस्तर लगा था। बाथरूम एक कोने में था। मैंने इसे कहा कि मैं यरूशलेम एक ज़रूरी फ़ोन करना चाहता हूँ। इसने अपने घड़ी की तरफ देखा कि काउंटर के कोने में रखे फ़ोन की तरफ इशारा किया। मैंने रिसीवर उठाया और सादिया के घर का नंबर मिलाया जो मुझे ज़ुबानी याद था। कुछ देर घंटी बजती रही। फिर सादिया की नींद में डूबी हुई आवाज़ है। मैंने अपना खुफिया नाम बताया और मरमूज ज़ुबान में इसे सारी सूरत हाल बयान कर दी। अगर कोई दूसरा मेरी गुफ्तगू सुनता तो इसे यही मालूम होता कि मैं किसी लड़की को हाईवे पर अपनी गाड़ी के ब्रेकडाउन होने की तफसील बता रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर एक खुफिया कोड के अल्फाज छुपे हुए थे जिसको सादिया समझ रही थी। वो भी मुझसे इसी मरमूज ज़ुबान में बात कर रही थी। वो परेशान हो गई थी। ये परेशानी इसकी आवाज़ से नहीं बल्कि इसके अल्फाज से जाहिर हुई थी। इसने कहा कि मैंने इंतहाई नातजुर्बेकारी और हमाकत का सबूत दिया है। मुझे सलामी की दुकान पर दूसरी बार नहीं जाना चाहिए था। मैंने पूछा कि अब मुझे क्या करना होगा, तो सादिया ने मुझे हिदायत की कि मैं तालुबैब की सोलोमन स्ट्रीट में म्यूज़िक म्यूज़ियम नामी दुकान पर जाकर इसके मालिक सोलोमन से मुलाकात करूं। इसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि मैं यरूशलेम में इसकी फूड स्टोर का हरगिज़ रुख न करूं। सादिया ने एक ज़िम्मेदार सीक्रेट स्पाई होने का सबूत दिया था कि इसने मुझे यरूशलेम की तरफ जाने से भी रोका और मुझे मुतबादल पनाहगाह भी बता दी थी। मगर मेरे लिए सबसे बड़ा मसला यह था कि इसराइली सीक्रेट सर्विस के अय्यार सिपाही मेरे पीछे लगे थे और आधी रात के वक्त मैं सोलोमन स्ट्रीट कहाँ तलाश करता। फिर होटल के काउंटर बॉय से भी मैं सोलोमन स्ट्रीट का पता नहीं पूछ सकता था। मैं अपने कमरे में आ गया। यहाँ फ़ोन के नीचे डायरेक्टरी रखी थी। मैं इसके सफ़े देखने लगा। शुरू में ही मुझे शहर का एक रंगीन नक्शा मिल गया। यह नक्शा इस कदर पेचीदा था कि इसमें इतनी गुंजान लकीरें खींची गई थी कि मैं इसमें से सोलोमन स्ट्रीट की निशानदही न कर सका। मैंने बत्ती गुल कर दी और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। होटल के सामने वाली बड़ी सड़क सुनसान थी। जहाँ से ये सड़क हाईवे से मिलती थी वहाँ गैस लाइट रोशन थी। होटल के आगे भी मरकरी बल्बों की रोशनी फैली हुई थी। मैंने किसी कागज़ पर लिखने के बजाय म्यूज़िक म्यूज़ियम सोलोमन स्ट्रीट और म्यूज़िक म्यूज़ियम के मालिक सोलोमन के नाम को बार बार दोहरा कर अजबर कर लिया था। मुझे इस बात की बेचैनी थी कि मैं एक इसराइली एजेंट का खून करके आया हूँ और सीक्रेट सर्विस के आला अफसरान मुझसे पूछगछ के लिए हाईवे के बगली जंगल वाले गिराज में पहुँच गए होंगे और जब उन्होंने मेरी बजाय वहाँ अपने साथी की लाश देखी होगी तो सारे शहर की सीक्रेट और सिविल पुलिस को मेरा हुलिया बताकर खबरदार कर दिया होगा। मैं वारदात के मुकाम से ज़्यादा दूर भी नहीं था। होटल के आदमी ने भी मुझे देख लिया था। वो पुलिस या सीक्रेट सर्विस के आदमियों को मेरा हुलिया बता सकता था। मैं एक तरह से अपने ही जाल में फंस गया था। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए था। मेरा जहन बार बार मुझे यही कह रहा था। चुनाचा मैं खामोशी से कमरे से निकलकर कॉरिडोर में दबे पांव चलता हुआ होटल की छोटी सी लॉबी के स्टोन के पीछे आकर रुक गया। होटल बॉय काउंटर के पीछे कुर्सी पर ऊँग रहा था। ये मौका बड़ा गनीमत था। मैंने दबे पांव लॉबी अबूर की और दूसरे लम्हे होटल के सामने वाली छोटी सड़क के फुटपाथ पर तेज़ कदमों से हाईवे की तरफ चला जा रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।